अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री में वो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, जिसे कहा जाता है वेस्पर थ्योरी। अब नाम से ज़ाहिर है वैलेंस शेल यानी आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स के जो जोड़े होते हैं वो रिपल्जन करते हैं। ठीक है, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन के जोड़े आपस में रिपल्जन करते हैं। इस रिपल्जन की वजह से फिर मॉलिक्यूल्स की एक ख़ास शक्ल बनती है, उसी पर इस थ्योरी में डिस्कशन हुआ है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट, ये थ्योरी बताती है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन जो मौजूद हों आखिरी शेल में, डिफाइन द ज्योमेट्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल, वो बताते हैं ज्योमेट्री या शक्ल मॉलिक्यूल की। यानी किसी भी एटम के आखिरी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, ठीक, किसी भी एटम के आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे उन्हीं से पता चलेगा कि इस एटम का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। इसे हम मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे। तो हिस्ट्री क्या है इसकी। इन 1914 सिजविक एंड पॉवेल सजेस्टेड दैट शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी एक्सप्लेन्ड। 1940 में इन दो साइंसदानों ने तजवीज़ दिया था कि मॉलिक्यूलों की शक्ल को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। यानी कोई सेंट्रल एटम हो, जैसा कि ये एक सेंट्रल एटम है, ठीक, और इसके साथ दो मज़ीद एटम्स जुड़े हुए हों, या 3 एटम जुड़े हुए हों, या 4 एटम्स जुड़े हुए हों, तो इस मॉलिक्यूल्स की शक्ल को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ये जो बीच वाला एटम है इसके आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉनों के ज़रिए। यानी इसके आखिरी शेल में फ़र्ज़ करें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है जो यहाँ बॉन्ड बना रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है जो यहाँ पर बॉन्ड बना रहा है। तो इसकी शक्ल को हम इस सेंट्रल एटम के आखिरी शेल में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है इस बेस पर हम इसकी शक्ल को डिटरमाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं। In 1957 गैलेप्सी एंड नेलहोम proposed वेस्पर थ्योरी। अब इन दो साइंसदानों ने सिर्फ सजेस्ट किया था लेकिन इस पर मज़ीद काम नहीं कर सके थे। फिर 1957 ने गिलेस्पी और नेलहोम ने ये वेस्पर थ्योरी पेश किया था बाकायदा। इसका बेसिक एजम्पशन क्या है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल एटम। ये कहता है कि एक सेंट्रल एटम होगा जिसके इर्द गिर्द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। ठीक है, इसके इर्द गिर्द क्या होंगे, वैलेंस यानी आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे एट मैक्सिमम डिस्टेंस, और ये ज़्यादा से ज़्यादा फासले पर होंगे टू अवॉइड रिपल्जन, ताकि कम कर सकें रिपल्जन को या बच सकें रिपल्जन से। तो किसी भी एटम के आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा फासले पर रहेंगे ताकि रिपल्जन उनके दरमियान कम से कम रहे। अब हम आते हैं मेन फीचर्स और पोस्टुलेट्स पर। पहला पॉइंट क्या है, ज्योमेट्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स। ज्योमेट्री या शक्ल किसी भी मॉलिक्यूल का डिपेंड करता है अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इलेक्ट्रॉनों के जोड़ों पर, प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ सेंट्रल एटम, जो मौजूद हों आखिरी शेल में सेंट्रल मेटल एटम के। दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 टाइप्स के होते हैं, लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर। अब स्टूडेंट्स ये बात कह रहे हैं कि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 किस्म के होते हैं, या तो वो होंगे बॉन्ड पेयर्स, ठीक, या फिर वो होंगे लोन पेयर्स। ठीक, अब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर से क्या मुराद है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, यहाँ एक एटम है सेंट्रल एटम ए, अब ये इस तरफ बी के साथ जुड़ा हुआ है और इस तरफ भी बी के साथ जुड़ा हुआ है। तो चूँकि इन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉनों के ज़रिए बॉन्डिंग हो रही है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर बॉन्ड बना रहे हैं इसे हम कहेंगे बॉन्ड पेयर। वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना रहे हों 2 एटमों के बीच उसे हम क्या कहेंगे, बॉन्ड पेयर।
तो ये भी एक बॉन्ड पेयर है और ये भी एक बॉन्ड पेयर है। इसके अलावा अगर कुछ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा ना ले रहे हों और पेयर की शक्ल में हो, तो इस इलेक्ट्रॉनों को हम कहेंगे लोन पेयर। इन्हें हम क्या कहेंगे? लोन पेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर ऊपर वाले स्ट्रक्चर में अगर आप गौर करें, ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर में ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये लोन पेयर्स मौजूद हैं। ठीक है, और जो सिंगल एटम मौजूद, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो, वो अक्सर पहले बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे होते हैं। बहरहाल तो वैलेंस शेल के अंदर दो किस्म के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या तो वो बॉन्ड पेयर्स होंगे या फिर क्या होंगे? लोन पेयर्स। ठीक, और बॉन्ड पेयर वो होते हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हों और लोन पेयर जो बॉन्डिंग में हिस्सा ना ले रहे हों। पॉइंट नंबर 2, द इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर। इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो आखिरी शेल में मौजूद हो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर दिक्का देते हैं, बिकॉज दे आर नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इन सब पर नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ पर यहाँ बॉन्ड पेयर है, तो ये सारे ये जो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन है ये कोशिश करेंगे एक दूसरे से ज़्यादा दूर रहें ताकि इनके दरमियान रिपल्जन कम से कम हो। पॉइंट नंबर 3, इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम आर लोकेटेड एट मैक्सिमम डिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो सेंट्रल एटम के गिर्द हों वो नज़र आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फासले पर, वेयर रिपल्जन इज़ मिनिमम, जहाँ रिपल्जन कम हो। ये वही पुरानी बात हो गई। पॉइंट नंबर 4, अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज मोर स्पेस देन अ बॉन्ड पेयर। अब स्टूडेंट्स फर्ज करें कि किसी भी एटम के गिर्द अब ये एक बॉन्ड पेयर है और ये भी एक बॉन्ड पेयर है। ठीक, तो ये जो बॉन्ड पेयर है ये स्पेस में कम जगह पकड़ता है और ये लोन पेयर स्पेस में ज़्यादा जगह पकड़ेगा। मीन्स अगर इधर ये लोन पेयर मौजूद हो और इधर दो बॉन्ड पेयर हो तो फिर शक्ल इस तरह से नहीं रहेगा, बल्कि शक्ल में थोड़ा सा चेंज आएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ शक्ल में क्या चेंज आएगा। ठीक, अब ये लोन पेयर क्या करेगा, ये जो बॉन्ड पेयर है इनको थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका देगा। ये लोन पेयर क्या करेगा, बॉन्ड पेयर्स को थोड़ा सा नीचे की तरफ इस तरह से दिखा दे देगा। ठीक है, क्योंकि लोन पेयर स्पेस में ज़्यादा जगह पकड़ता है बनिस्बत किसके? बॉन्ड पेयर के। अभी आप देख रहे हैं कि लोन पेयर ने स्पेस में इतनी जगह पकड़ ली है, जबकि बॉन्ड पेयर के लिए स्पेस के अंदर जगह काफ़ी कम रह गया है। तो लोन पेयर ज़्यादा जगह पकड़ता है बनिस्बत किसके? बॉन्ड पेयर के। अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज मोर स्पेस देन अ बॉन्ड पेयर। पॉइंट नंबर 5, रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन वैलेंस शेल डिक्रीजेज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। रिपल्जन जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स में होती है वैलेंस शेल के, वो इस तरह से कम होती है। सबसे ज़्यादा रिपल्जन होगा लोन पेयर और लोन पेयर में, यानी अगर किसी एटम के गिर्द दो लोन पेयर्स मौजूद हो, फ़र्ज़ करें ये भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये भी एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इनके अंदर रिपल्जन बहुत ही ज़्यादा होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्जन होगी, यानी इसी एटम में अगर यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर भी मौजूद था और यहाँ पर भी एक बॉन्ड पेयर मौजूद हो, तो देखें इस लोन पेयर में रिपल्जन बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन इस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्जन कम होगा। और तीसरे नंबर पर बॉन्ड पेयर में रिपल्जन बहुत ही कम होगा, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में काफ़ी करीब है। इट मीन्स इनमें मिनिमम रिपल्जन मौजूद है, कम से कम रिपल्जन इनके अंदर मौजूद है। तो बॉन्ड पेयर में रिपल्जन कम होगा, फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर में उससे ज़्यादा होगा और लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्जन होगा। पॉइंट नंबर 6, अ मल्टीपल बॉन्ड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस देन अ सिंगल बॉन्ड। अब अगर ए और बी एटम आपस में जुड़े हुए हों और उनके बीच सिंगल बॉन्ड हो, और दूसरी तरफ ए और बी आपस में जुड़े हुए हों और उनके बीच डबल बॉन्ड हो, और ए और बी आपस में जुड़े हुए हों और उनके बीच ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि सिंगल बॉन्ड खला में कम जगह पकड़ती है बनिस्बत डबल के,
और डबल बॉन्ड कम जगह घेरती है बनिस्बत किसके, ट्रिपल बॉन्ड के। ठीक, मल्टीपल बॉन्ड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा जगह पकड़ती है खला में देन अ सिंगल बॉन्ड। और मल्टीपल बॉन्ड से यहाँ मुराद है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। पॉइंट नंबर 7, इफ़ अ मॉलिक्यूल हैज़ ओनली बॉन्ड पेयर्स देन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी रेगुलर। अगर किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हों, जैसे मिसाल के तौर पर ये ए बी के साथ दोनों, ये इसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हों, ठीक है, या बिल्कुल इसी तरह कोई मॉलिक्यूल 3 एटमों के साथ जुड़ा हुआ हो और सारे बॉन्ड पेयर हो, ठीक है, जैसा कि ये है, यहाँ भी सारे बॉन्ड पेयर्स हैं। या बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई मॉलिक्यूल 4 चीज़ों के साथ जुड़ा हो, जैसे मीथेन के स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है, किसके स्ट्रक्चर में, मीथेन के स्ट्रक्चर में होता है। ये फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि डैशेस का क्या मतलब है और ये बॉन्ड का क्या मतलब है। ठीक, तो अब अगर ये, ठीक है, अगर इनके दरमियान सारे बॉन्ड पेयर्स होंगे, अब ये सारे बॉन्ड पेयर्स हैं, ठीक है, तो अगर सारे बॉन्ड पेयर्स होंगे तो उनकी फिर स्ट्रक्चर क्या होगा, रेगुलर होगा। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्कुल 180 डिग्री का एंगल और यहाँ ट्राईगोनल स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। यह अच्छा मतलब ये है कि इनके बीच एंगल सेम होंगे, जैसे 180 डिग्री का एंगल यहाँ पर है तो 180 का यहाँ, इसी तरह 120 का यहाँ, 120 का यहाँ, 120 का यहाँ, ठीक, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर एंगल सारे के सारे सेम होंगे। ठीक, अब दूसरी बात, वाइल द शेप ऑफ मालिक्यूल्स विल बी इरेगुलर, लेकिन शेप मालिक्यूल्स का इरेगुलर बेतरतीब हो जाएगा। इफ़ अ मालिक्यूल हैज़ सम लॉन पेयर एंड सम बॉन्ड पेयर, अगर उस मालिक्यूल में कुछ लॉन पेयर हों और कुछ बॉन्ड पेयर। मिसाल के तौर पर हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर इसी मालिक्यूल के अंदर कोई लॉन पेयर भी आ जाए तो पहले इसका स्ट्रक्चर यूँ था, लेकिन अगर इसमें ये लॉन पेयर आ जाए तो फिर स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं रहेगा, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं रहेगा, बल्कि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेंट हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा। इसके जो बॉन्ड पेयर्स है वो नीचे की तरफ थोड़े से यूं झुक जाएंगे। ठीक, तो आपने देख लिया कि जैसे ही लॉन पेयर आ जाता है बॉन्ड पेयर्स के साथ तो स्ट्रक्चर रेगुलर नहीं रहता, बल्कि स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर बन जाता है। क्या बन जाता है, डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है बिगड़ा हुआ या ख़राब। तो स्ट्रक्चर रेगुलर नहीं रहता, बल्कि उसके एंगल्स चेंज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी का पार्ट 1 था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ठीक, ये इसका था पार्ट 1। क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए पार्ट 2 फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके बाद। ठीक, तो कोई कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी आरा ज़रूर बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा और आप केमिस्ट्री में किस मौजू पर कोई लेक्चर या बायो में किस मौजू पर कोई लेक्चर चाहते हैं कि मैं अपलोड करूं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।